Hi everyone, welcome back to the channel. Welcome to Clarity for sure once again. And in this session, we will try to cover a very important topic, that is history of insurance in India. This topic is very important as far as your insurance paper of your EDA examination is concerned. So we will try to cover this topic in today's session, that is history of Indian insurance in India. And likewise in upcoming videos we will also try to cover some of the important topics from your insurance paper, right? So for that, stay tuned. Now first we will try to understand the concept, and later on we will also solve some of the MCQs related to this particular topic. Now what do you mean by insurance? As you all know, insurance is a model where risk transfer mechanism वर्क्स, राइट? रिस्क ट्रांसफर मैकेनिज्म वर्क्स. बेसिकली इसमें क्या होता है कि मल्टीपल प्रीमियम होल्डर्स आर देयर हु pooled their money in a pool in the form of premiums, right? And from the pool, the one who faces the financial losses will get compensated, राइट? इसमें क्या है कि एक पूल है जहां पे मल्टीपल पॉलिसी होल्डर्स अपना पैसा रखते हैं और प्रीमियम्स इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम्स, और उस पूल से उनको कंपनसेट की जाती है जिन्होंने फाइनेंशियल लॉसेस फेस की है, और बीच का जो पैसा बच जाता है दैट इज द प्रॉफिट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी. दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस. नाउ द क्वेश्चन इज कि इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या वो काफ़ी पुराना है या फिर इसे मॉडर्न टाइम्स में ही देखा गया है? सो द आंसर इज कि इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी पुराना है, क्योंकि एंशिएंट टाइम्स में एंशिएंट लोगों के द्वारा इंश्योरेंस का प्रैक्टिस देखा जा सकता था इन द डिफरेंट फॉर्म, राइट? पहले क्या होता था कि इन द एंशिएंट एरा पीपल यूज टू पूल देयर रिसोर्सेज, ठीक है? लोग क्या करते थे, अपना रिसोर्सेज जो है वो स्टोर किया करते थे, ताकि जब भी किसी तरह की इमरजेंसी आए, जैसे कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर का आए या फिर फ्लड्स आए, इस तरह के किसी भी चीज़ों को अगर देखना पड़े तो फिर उन रिसोर्सेज का वो उपयोग कर सके. सो ये जो मॉडल है ये काफ़ी पुराना है एंड एंशिएंट टाइम्स में इनका प्रैक्टिस देखा जा सकता था. सेकेंडली, हमारी जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है जैसे कि मनुस्मृति एंड अर्थशास्त्र, उसमें भी कलेक्टिव रिस्क शेयरिंग का मॉडल का जिक्र किया गया है, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मॉडल है, ऑल्दो इंश्योरेंस नाम इसे काफ़ी बाद में पड़ा, बट इसका जो मॉडल है वो काफ़ी पहले से प्रैक्टिस में था, राइट? नाउ एंशिएंट टाइम्स में तो हमने देख लिया. मेडिवल टाइम में क्या होता था कि देयर वेर श्रेणीज क्या होते थे? दे वेर बेसिकली एसोसिएशंस ऑफ मर्चेंट्स एंड आर्टिशियंस, ठीक है? मर्चेंट ऑफ एंड आर्टिशियंस का एक एसोसिएशन हुआ करता था जिसमें वो लोग सिमिलर टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन के जो लोग थे वो अपना रिसोर्सेज पूल किया करते थे, ठीक है? रिसोर्सेज पूल किया करते थे. ऑल्दो एंशिएंट टाइम्स में भी ये प्रैक्टिस होता था, बट मॉडर्न टाइम मेडिवल टाइम में क्या था कि मेडिवल टाइम में एक एसोसिएशन हुआ करता था जिसे श्रेणीज के नाम से हम जानते थे. वो बेसिकली क्या था? एक एसोसिएशन था ऑफ मर्चेंट एंड आर्टिशियंस, जहां पे मल्टीपल मर्चेंट जो है अपना रिसोर्सेज पूल किया करते थे, ताकि जिन्होंने भी फाइनेंशियल लॉसेस किसी कारणवश फेस की है उन्हें कंपनसेट किया जा सके. दिस वाज द होल मॉडल ऑफ म्यूचुअल इंश्योरेंस, ठीक है? म्यूचुअल इंश्योरेंस का ये मॉडल हुआ करता था. तो दिस वाज आल्सो प्रैक्टिस इन द मेडिवल टाइम एज वेल. नाउ कम्स द मॉडर्न पीरियड, द ब्रिटिश एरा, राइट? So this was the first time where organized insurance began under the British rule in India. पहली कंपनी जिन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया था इंडिया में वो थी 1818 में ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. द फर्स्ट कंपनी ऑफ इंडिया टू वर्क एज एन इंश्योरेंस कंपनी वॉज in 1818 Oriental Life Insurance Company, right? And this was the first life insurance company in India and it was established in Kolkata.
although it was majorly mainly for the Europeans only, but there were some Indians also. बट लेटर ऑन इसी कारण अर्थ कि मेजरली ये यूरोपियंस को सर्व करने के लिए ये कंपनी लाई गई थी और इसी कारणवश जो है बाद में इस कंपनी को बंद करना पड़ा था. दिस वाज द फर्स्ट टाइम इंश्योरेंस कंपनी कम्स टू इंडिया. ठीक है, तो किसी कारणवश इसे बाद में बंद करना पड़ा था. बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी वाज ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. Right, so these were the problem: lack of regulation, discrimination against Indians, many company failures. Right, so multiple reasons were there. Now, legal regulation of institutions. अब क्या है कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स के वजह से लीगल एक्ट जो है इंडिया में लाए जाने ज़रूरी हो गए थे, जिनमें से एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938. राइट, Insurance Act of 1938, first comprehensive insurance legislation about strict control and supervision, standardized practice. This was the first time that a comprehensive insurance legislation took place in India in the form of Insurance Act of 1938. So the question is कि क्या इससे पहले भी कुछ regulations इंडिया में थी? तो जवाब है बिल्कुल हाँ. कुछ अलग कुछ और भी रेगुलेशंस, कुछ और भी एक्ट्स इंडिया में थे इससे पहले, जैसे कि 1912 में इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनी एक्ट, फर्स्ट रेगुलेशन एक्ट ऑफ इंडिया. राइट, दूसरा जो था 1928 में लाया गया था वो था इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, एंड द थर्ड वाज 1938 जिसके बारे हमने अभी पढ़ा. ठीक है, नाउ नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस. Nationalization of insurance is very very important for your examination. So nationalization of insurance जो है हम लोग अब देखेंगे. ठीक है, तो नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस के अंदर पहला जो नेशनलाइजेशन की गई वो थी लाइफ इंश्योरेंस की. लाइफ इंश्योरेंस नेशनलाइजेशन विच टुक प्लेस इन 1956. अगेन कीप these dates in mind, these are very important for your examination. This was the first time when life insurance got nationalized. इसके तहत क्या हुआ, LIC की फॉर्मेशन की गई. LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन की गई. कब की गई थी? अंडर 1956. और किस एक्ट के अंडर की गई थी? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1956, जिसके अंडर 245 इंश्योरेंस कंपनीज को मर्ज किया गया था और LIC की फॉर्मेशन की गई थी इन द ईयर 1956 बाय द एक्ट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1956. राइट, सेकेंड इंपॉर्टेंट इवेंट जनरल इंश्योरेंस की नेशनलाइजेशन, वो की गई थी 1972 में. जनरल इंश्योरेंस की नेशनलाइजेशन की गई थी 1972 में. 4 बड़ी कंपनीज को मर्ज किया गया था जिनका नाम था नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. इन चारों कंपनीज को मर्ज करके एक कंपनी बनाई गई थी जिसे हम GIC के नाम पे जानते हैं, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. राइट, इसकी फॉर्मेशन की गई थी इन द ईयर 1973. इन 4 कंपनीज को मर्ज करके लेटर इट बिकेम द नेशनल री इंश्योरर कंपनी ऑफ इंडिया. Clear? So all the important dates are very very important for your examination. Please keep these in mind, and the name of the companies who got merged in GIC, right? और भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो those are very very important for your examination. Now liberalization and reforms in the year 1990s. अब क्या हुआ, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी. ठीक है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आने लगी. तो उसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया जाए. गवर्नमेंट अलाउड प्राइवेट कंपनीज, कंपटीशन इंट्रोड्यूस. अब क्या, प्राइवेट प्लेयर जब भी आएंगे इंडिया में या किसी भी मार्केट में आएंगे तो कंपटीशन ऑब्वियसली बढ़ता है. तो उसका जो कंपटीशन का एक दायरा होता है, एथिक्स होता है, उसको मेंटेन करने के लिए और कंज्यूमर प्रोटेक्शन मेंटेन करने के लिए किसी इंडिपेंडेंट पार्टी की ज़रूरत पड़ती है. तो उस नीड फॉर इंडिपेंडेंट रेगुलेशन वाज आल्सो रिकॉग्नाइज. उस नीड को भी रिकॉग्नाइज किया गया कि अब जो है प्राइवेट प्लेयर्स का भी आना
इंश्योरेंस सेक्टर में ज़रूरी है और साथ में एक इंडिपेंडेंट बॉडी का भी और फॉर्मेशन ज़रूरी है। तो इसके बाद जो है इसके तहत जो है एक कमेटी फॉर्म की गई इन द ईयर 1993, दैट वाज मल्होत्रा कमेटी, वाज चेयर्ड बाय आर.एन. मल्होत्रा, आर.एन. मल्होत्रा, राइट, वाज आल्सो एक्स आरबीआई गवर्नर। इनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी फॉर्म की गई, मल्होत्रा कमेटी, इन द ईयर 1993। उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी जिनके तहत कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन यहाँ पे लिखी हुई। पहला जो मेजर रिकमेंडेशन था वो था प्राइवेट सेक्टर के एंट्री का इंश्योरेंस सेक्टर में, राइट। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी वो थी फॉरेन पार्टिसिपेशन, फॉरेन प्लेयर का पार्टिसिपेशन इन द इंश्योरेंस सेक्टर। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर टू बी फॉर्म्ड। और इन रिकमेंडेशन के बेस पे एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन की गई जिसका नाम है एडाई, जिसे हम लोग जानते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम पे, जो फॉर्म की गई 2000 में अंडर द एक्ट ऑफ एडा एक्ट ऑफ 1999। तो इसकी जो फॉर्मेशन की गई वो किस एक्ट के तहत हुई? एडाई एक्ट ऑफ 1999, और इसकी जो फॉर्मेशन हुई 2000 में फॉर्म हुआ टू रेगुलेट इंश्योरेंस सेक्टर, प्रमोट ग्रोथ, प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स एंड लाइसेंस द इंश्योरेंस कंपनीज, राइट। सो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस in India, right? And each and every part of this was very important for your examination, right? Now a very important update as far as the budget of Indian budget is concerned. So FDI का लिमिट जो था वो पहले 74% हुआ करता था, उसे रिसेंटली यूनियन बजट में बढ़ाकर 100% कर दिया गया। एज यू कैन सी हियर, श्रीमती निर्मला सीतारमन इन्फॉर्म दैट एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट था फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर विल बी रेज फ्रॉम 74 to 100%. दिस enhanced limit will be available for those companies which invest in entire premiums in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. So this was the very important update as far as the union budget of India is concerned. So that's why I pasted this screenshot from PIB, right? So ये important update है, ये आप याद रखेंगे, and these are some of the important dates, right, as far as your history of insurance is concerned. Now here comes some of the MCQs, right, which is related to this topic. As you can see here, which was the first life insurance companies established in India? The options are Bombay Mutual Life Assurance Society, LIC of India, Oriental Life Insurance Company, Hindustan Insurance Company, or Nationalization Insurance Company. The correct answer is obviously Oriental Life Insurance Company. So these MCQs are for your practice. You can download this whole PDF from our Telegram channel, that is Clarity for Sure. I'll leave the link in our description, right? So that's it for the session. Hope you like the video. If you like the video, please hit the like button, do subscribe our YouTube channel and follow us on Telegram and Instagram as well for daily updates. Thank you so much.